हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द कैट्स में। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया लेके आया हूं नया चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स पूरा पढ़ लिया है। उस पर क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कैसे क्वेश्चंस करने हैं। उसका सेकंड पार्ट होता है सेंटर ऑफ मास एंड थर्ड पार्ट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर उन पे भी आपको वीडियोस चाहिए होगी तो आप प्लीज कमेंट करें, क्योंकि उन चैप्टर पे क्या क्वेश्चन बनते हैं या उन टॉपिक्स पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बट यस, फर्स्ट यू हैव टू कमेंट। नाउ बात आज करने वाले हैं हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स 2026-27 के लिए पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 हमारे पास है, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। तो वर्क एनर्जी पावर आप ना बहुत 8th क्लास से पढ़ते जा रहे हो। 8th में भी आपने पढ़ा है, आपने 9th में भी पढ़ा है। तो सर इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्या है? तो बच्चे लोग, इस क्लास में ना न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। यहां पर न्यूमेरिकल बनते हैं, काइनेटिक एनर्जी पे न्यूमेरिकल बनते हैं, रेशियोज पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो हम ना सारे फॉर्मूलों को गैदर करेंगे और फिर इन पे न्यूमेरिकल करेंगे। यानी कि आप डोंट वरी, जैसे पहला चैप्टर एकदम मजेदार तरीके से सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन वहां पर फील के साथ सॉल्व करने हैं, वैसे ही मैं इस पूरे चैप्टर में आपको बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं वर्क एनर्जी पावर में। आज सबसे पहला मुद्दा जो कि है वर्क। अब दोस्तों होता क्या है, वर्क का मतलब हमें पता है हमने कुछ काम किया, राइट। हम कुछ भी काम कर रहे हैं हम उसे वर्क कह रहे हैं। लेकिन जो हम वर्क कर रहे हैं वो एक फिजिकल वर्क है, ठीक है। हमारे घर वाले, मतलब हमारे पेरेंट्स स्कूल जा रहे हैं, नॉट स्कूल, हमारे घर वाले ऑफिस जाते हैं, ऑफिस स्कूल कब से जाने लगे, ठीक है। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, तो वो कहते हैं उन्होंने वर्क किया है, ऑफिस का वर्क किया है, राइट। हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल का होमवर्क करते हैं, हमने वर्क किया है। दैट इज फिजिकल वर्क, वो एक फिजिकल वर्क है। चाहे आप मेंटली कोई वर्क कर रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो बहुत देर से, कोई पीपीटी बना रहे हो, कोई पीडीएफ बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहोगे मैं बहुत दिन से काम ही तो कर रहा हूं, वर्क ही तो कर रहा हूं। बट अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स का वर्क हमारी रियल लाइफ के जो वर्क है उससे थोड़ा सा अलग है। यानी कि यस, हम फिजिक्स वाला वर्क अपनी रियल लाइफ में करते हैं, लेकिन हर काम को हम वर्क नहीं बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो बच्चे लोग, उसी पर हम बात करेंगे। देखो, वर्क का मतलब होता है कार्य, काम, बिल्कुल एकदम सही आपने बोला। लेकिन वर्क फिजिक्स वाले की जब मैं बात करूंगा, यानी कि जब मैं फिजिक्स वाले वर्क की बात करूंगा, जो हम फिजिक्स में वर्क पढ़ रहे हैं उस पर बात करूंगा, तो बच्चे लोग वो होगा जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स उस बॉडी को उसकी डायरेक्शन में मूव करा दे। आप सोचो, क्या कोई बॉडी बिना फोर्स के मूव कर सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, फुटबॉल आपके सामने पड़ी है, क्या खुद चलने लगेगी? अगर खुद चलने लगी ना तो भाग जाओगे कि भूत ने फुटबॉल चला दी। यानी कि अगर आपके आगे फुटबॉल पड़ी है तो यस, वो फुटबॉल तब तक नहीं चलेगी जब तक आप उस पर किक ना मारो, या फिर तब तक जब तक आप उसको धक्का ना दो। जैसे आपके सामने आपके टेबल में रखी हुई बुक है, क्या ये अपने आप खुल जाएगी जब तक आप उसे नहीं खोलोगे? इमेजिन करो, खुद खुल जाएगी बुक? नहीं खुलेगी, है ना। यानी कि हमें खोलनी पड़ेगी, और हम जब खोलेंगे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी कि बच्चे लोग, क्या होगा यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा है कि आप फोर्स लगाओगे तभी वो बुक खुलेगी। यानी कि वो बुक दूर रखिए, आपको अपने पास कब, जब फोर्स लगाओगे तभी खींच पाओगे। यानी कि पहली कंडीशन तो ये हो गई कि आपने वर्क लगाया, मतलब फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के वो बॉडी आपकी तरफ आनी चाहिए या आपसे दूर जानी चाहिए, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो वर्क के लिए हम क्या कहेंगे, वर्क तभी होगा जब किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा एंड वो फोर्स उस बॉडी को डिस्प्लेस कर देगा, मूव कर देगा, चला देगा, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देगा। आपके सामने रखी हुई किताब को आपने फोर्स से खींचा, यानी कि आपने फोर्स लगाया और वो आपकी तरफ आ गई, यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट उसमें हुई है, कुछ वो बॉडी मूव करके गई है। तो हम वर्क को कब कहेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली, कब हम यही कहेंगे कि तभी वर्क हुआ है जब उस पर कोई फोर्स लगेगा एंड वो फोर्स उस बॉडी को डिस्प्लेस कर दे। अब डिस्प्लेस का मतलब क्या है, बॉडी को चला दे, यानी कि मूव कर दे। तो पहली पॉइंट याद रखनी है कि हर काम को वर्क नहीं कहेंगे, वर्क की कंडीशन है भाई साहब। क्या कंडीशन है? कि फोर्स लगाना है, धक्का देना पड़ेगा तभी ये फुटबॉल मूव करी। तो फुटबॉल को धक्का दी, फुटबॉल धक्का देके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चली गई, यस वर्क हो गया। मैंने बुक को खींचा, बुक को खींच के बुक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आ गई, यस वर्क हो गया।
मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं, धक्का तो दे रहा हूं पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, यानी कि वर्क नहीं हुआ। अब आप दिन भर धक्का देते रहोगे दीवार को ना, तो पसीने से तुरबतर होकर यूं बोलोगे आज हमने कितना काम किया है, लेकिन फिजिक्स कहती है भाई तूने कोई काम नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ। तो यही यहां पर हमें बात समझनी है। तो इसका एग्जांपल है अ मैन पुशिंग अ कार, एक आदमी कार को जब धक्का मारेगा तो वो कार चलनी चाहिए। अगर वो उसे धक्का ही मार रहा है और वो कार मूव नहीं कर रही तो वर्क नहीं हुआ। लेकिन अगर मनुष्य ने, पुरुष ने उस कार को धक्का मारा है और वो कार चलती है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, तो यस वर्क डन हुआ है। ठीक है। सेकंड, अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, जो घोड़ा है वो अपनी पूरी कार्ट को खींच रहा है। तो जब घोड़ा पूरी कार्ट को खींच रहा होगा, पूरी कार्ट को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यस ये क्या है, वर्क डन कर रहा है। यानी कि हॉर्स ने क्या लगाया होगा, फोर्स, और फोर्स लगाने से क्या हुआ, जो कार्ट है वो डिस्प्लेस हो गई। यानी कि भैया हमें एक चीज पता लग गई, फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो मैन ट्राइज टू पुश अ वॉल, एक आदमी दीवार को धक्का दे रहा है, बट दीवार में नो डिस्प्लेसमेंट, दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे लगा ले भैया धक्का, जितना फोर्स देना है दे ले, लेकिन वर्क डन नहीं हुआ। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां से आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि वर्क करने के लिए एक फोर्स जरूरी है, और दूसरा जिस बॉडी पर फोर्स लगा उसका मूव होना जरूरी है, उस बॉडी का चलना जरूरी है। सो मेजरमेंट ऑफ वर्क, कैसे हम मेजर करते हैं वर्क को, तो वर्क हमारा दो ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब सीधी सी बात है, फुटबॉल है, मैंने ऐसे मारी और मैंने ऐसे धक्का दे दिया, तो जैसे धक्का दूंगा उतनी तेज जाएगा, यानी कि वर्क उतनी तेज करेगा। तो मेरे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करता है। भाई मैं इसको ऐसे धक्का दूं और मैं इसको ऐसे धक्का दे दूं, तो ये तो एकदम से दूर चला जाएगा, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हो जाएगा, इस पर फोर्स भी ज्यादा लगा। तो बच्चे लोग सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट है कि वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स की वैल्यू पर। एंड दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, या दूसरा फैक्टर हमारा कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है कि उस फोर्स ने कितनी डिस्प्लेसमेंट इसको दी, कितनी डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने की है। चलिए जरा इसका चेक कर लेते हैं हमारे पास कैसे इसको फोर्स और कैसे ये डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिपेंडेंस अपॉन फोर्स। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, मैं केस फर्स्ट लेके चल रहा हूं। एक बॉडी है, मैंने यहां से मान लो इसको F फोर्स से धक्का दिया, ध्यान से सुनना ठीक है, F फोर्स से धक्का दिया या F1 फोर्स से धक्का दिया, जिससे ये बॉडी A पॉइंट से किसी B पॉइंट पर पहुंच गई। डिस्प्लेसमेंट इसने की S, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसको यहां से धक्का दिया, ये यहां आ गई, यानी कि अगर मैं सर यहां से वर्क डन देखूंगा तो इसने डिस्प्लेसमेंट बराबर की है, फोर्स मैंने यहां पे लगाया। बच्चे लोग अगर मैं केस 2 बोलूं, जरा इमेजिन करना, फिर मैं इसे फॉर्मूले से भी सिखाऊंगा, F2 फोर्स लगाया जिसके कारण ये यहां आ गई, यानी कि इसने क्या किया, या मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट इसने बराबर ही किया, ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट इसने बराबर ही की, S डिस्प्लेसमेंट ही की इसने। अभी भी बॉडी पर F2 फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट तो उसने भी बराबर की, लेकिन शर्त यह हुई कि F2 फोर्स बड़ा हो गया और F1 छोटा हो गया। F2 बड़ा है, F2 छोटा है। तो जब मैंने फोर्स इस पे लगाया तो इसने डिस्प्लेसमेंट S की, जब मैंने फोर्स इस पे F2 लगाया तो इसने डिस्प्लेसमेंट S की। यानी कि जब ज्यादा फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट भले ही ज्यादा ना हुई हो, कम ना हुई हो, बराबर हुई हो। सुन लेना, डिस्प्लेसमेंट बराबर है, लेकिन अगर कोई फोर्स ज्यादा लगा, तो याद रखना वर्क डन भी सेकंड केस में ज्यादा हो जाएगा। वर्क डन फर्स्ट से, डिस्प्लेसमेंट यहां पर हमने सेम रखी है। तो बच्चे लोग हमने क्या देखा, हमने देखा जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना वर्क होगा। अगर दोनों बॉडी डिस्प्लेसमेंट सेम भी कर रही है कोई दिक्कत नहीं, फोर्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर मैं इसको डिपेंडेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पे देखता, यानी कि मैंने कहा कि मान लो एक बॉडी है, इस पे लगा F फोर्स और इसने डिस्प्लेसमेंट इसको सिर्फ छोटा सा ही दिया, यानी कि इस बॉडी ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट S1 लिया,
और वहीं पर मैंने इस बॉडी को सेम फोर्स दिया केस 2 में, लेकिन अब ये बॉडी बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अब ज्यादा हो गया। इस केस में आप देख रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट दूसरी वाली ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट 1 से, तो हम कहेंगे जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ उस वाले केस में वर्क भी ज्यादा हुआ। यानी कि आपने क्या सीखा, अगर किसी बॉडी में बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है और फोर्स ज्यादा लग रहा हो तो जहां फोर्स ज्यादा लगेगा वहां पर वर्क ज्यादा होगा, और अगर किसी बॉडी में बराबर फोर्स लग रहा हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रही हो तो जहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वर्क वहां ज्यादा होगा। यानी कि फोर्स बढ़ाने से भी वर्क बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से भी वर्क बढ़ेगा, यानी कि वर्क इन दोनों फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों फैक्टर के बढ़ाने से वर्क बढ़ रहा है, तो यही बात आपको जाननी है। तो F2 इज ग्रेटर देन F1, तो दूसरे वाले केस में भले ही डिस्प्लेसमेंट बराबर थी लेकिन फोर्स ज्यादा था, इसलिए वर्क डन दूसरे केस में ज्यादा था। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे केस की, तो दूसरे केस में फोर्स भले ही दोनों में बराबर लग रहा था, बट द डिस्प्लेसमेंट इन द सेकंड केस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट केस। जो डिस्प्लेसमेंट सेकंड केस में है वो फर्स्ट से ज्यादा है, इसलिए वर्क सेकंड में ज्यादा होगा। तो अगर फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट जहां पर ज्यादा हो रही हो तो वर्क वहां पर ज्यादा है, और अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है फोर्स जहां पर ज्यादा हो वर्क डन वहां पर ज्यादा है। तो ये छोटी छोटी दो तीन तीन बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि वर्क डन हुआ क्या। अब वर्क को मेजर कैसे किया, तो हमने देखा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, यानी कि वर्क इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे कर रहा है, डायरेक्टली एक के बढ़ने पर वर्क पे सीधा फर्क पड़ रहा है। यानी कि हमने क्या बोला, हमने कहा कि जो वर्क होता है किसी भी फोर्स के थ्रू वो किसके बराबर है बच्चे लोग, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट of the point of application of the force in the direction of force। जब मैंने फोर्स लगाया बॉडी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई, तो जितना मैंने फोर्स लगाया और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमें वर्क मिल जाएगा। यानी कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसको सेम रखो, इसको बढ़ा दो तो वर्क बढ़ जाएगा, इसको सेम रखो, इसको बढ़ा दो तो वर्क बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें फॉर्मूला याद हो गया, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, मुझे पता है आपको क्लास 9th से भी ये फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा इमेजिन करो, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया सर, अब यही केस मैं आपको फॉर्मूले से सिखाता हूं। मैंने कहा किस तरीके से वर्क जो है वो फोर्स पे डिपेंड करता है। दोस्तों हमने केस फर्स्ट ऐसा लिया था कि जहां पर एक बॉडी पर मैंने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिससे इसके अंदर 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आई। अब हमें फॉर्मूला पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बॉडी यहां पर आ गई, मैं कहूंगा 10 न्यूटन के थ्रू वर्क डन बताओ, तो आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 20 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, हालांकि इसको जूल कहा जाता है बट अभी हम न्यूटन मीटर याद रखते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है, और केस 2 लिख लेते हैं। चलो मैं डिपेंडेंस अपॉन फोर्स बता रहा हूं कि फोर्स की वैल्यू मैंने बढ़ाकर कर दी 20 मीटर या 20 न्यूटन। अच्छा हुआ क्या, हो सकता है ये बॉडी भारी हो इसलिए इसके फोर्स लगने के कारण डिस्प्लेसमेंट अभी भी 2 ही मीटर हुआ। पर बच्चे लोग फॉर्मूला तो हमने क्या पढ़ा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि अब तो 40 न्यूटन मीटर आ गया। अब आपके दिमाग की एक बत्ती जल रही होगी और वो ये जल रही होगी कि सर डिस्प्लेसमेंट तो सेम थी, लेकिन अगर फोर्स बढ़ा दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट तो सेम थी लेकिन अगर फोर्स बढ़ा दिया जाए तो वर्क डन बढ़ जाता है। अब खुद देख लो, वर्क डन इन सेकंड केस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन फर्स्ट केस। आया फील, ये है कहानी। चलो ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, डिपेंडेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिपेंडेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट में भी हमने केस फर्स्ट लेके चलते हैं कि हमने कहा ये एक बॉडी है जिसपे 10 न्यूटन का फोर्स लगा और इसने इसको 2 मीटर से डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि 20 न्यूटन मीटर। फिर केस 2 में हमने कहा चलो यार फोर्स को सेम ही रखते हैं, 10 ही न्यूटन रखते हैं, लेकिन इस 10 न्यूटन ने इस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया 5 मीटर। तो दोस्तों इस केस में वर्क क्या आएगा, फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि 50 न्यूटन मीटर। अब आप खुद देख लो, भले ही फोर्स बराबर है, भले ही फोर्स बराबर है, पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने के कारण वर्क डन सेकंड केस में देखो 50 था, फर्स्ट केस में 20 था। सो कैन वी से दैट वर्क डन इन सेकंड केस इज ग्रेटर देन इन वर्क डन इन फर्स्ट केस। सिंपल सी बात है, यानी कि फोर्स सेम रखो पर जहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो वर्क वहां ज्यादा होगा। और पहला केस क्या कह रहा है, फोर्स भले ही अलग अलग हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर सेम हो, डिस्प्लेसमेंट अगर सेम हो तो हमारे पास वर्क डन वहां ज्यादा होगा जहां फोर्स ज्यादा होता है। तो ये छोटी छोटी दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज डिपेंडेंस अपॉन डिपेंडेंस ऑफ वर्क ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यही देखा, तो हमने यहां से देखा वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ बात करें, अगर फोर्स किसी बॉडी पर लगता है और वो बॉडी उसको डिस्प्लेस ना कर पाए, आप दीवार पे जाके दीवार को धक्का दे रहे हो और दीवार मूव ही नहीं कर रही, यानी कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑन दी वॉल, वॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। अगर फोर्स आप लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े पत्थर को धक्का दे रहा है, क्या उसका फोर्स उस बड़े से पत्थर को मूव करा सकता है? आप कहोगे नहीं। क्या मैं किसी दीवार को धक्का देके दीवार को मूव करा दूंगा? नहीं। तो मेरे थ्रू जो भी वर्क डन होगा वो जीरो होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रही भले ही मैं कितनी भी फोर्स लगा लूं। ठीक है, और नोट पॉइंट इज दिस, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखने वाली बातें। अदर एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, वर्क के और भी एक्सप्रेशन है। एक्चुअली जब हम किसी बॉडी पर वर्क फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को हम देखते हैं कि वो फोर्स किस एंगल में लगा है। उससे टूटते हैं कंपोनेंट, एक टूटता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक टूटता है हॉरिजॉन्टल। हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है, आई मीन इसका प्रूफ नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला लिखा है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि 11th क्लास में आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट पता लगेगा बच्चे लोग। तो ठीक है, याद रखना, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स का एक कंपोनेंट होता है, यानी कि फोर्स जो होता है वो एक कंपोनेंट में टूटता है कॉस थीटा के, और वो कॉस थीटा हमने यहां पर लिया हुआ है। तो कॉस थीटा कुछ नहीं है, थीटा एक एंगल होता है, क्या फोर्स लगा और क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है। यानी कि अगर मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है, अब ऐसा भी तो होता है ना कि हर बार तो आप फोर्स ऐसे नहीं लगाते। हाँ सर, अब जरा इमेजिन करो, आपने कभी अपना लगेज खींचा है, ट्रॉली रे ट्रॉली, ट्रॉली रे बाबा तू ऐसे खींच रहा है रे, तुम ऐसे पकड़ के चल रहे हो, यानी कि तुम तो ऐसे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये ट्रॉली तो यूं चल रही है, यानी कि ये ट्रॉली यूं चल रही, फोर्स तुम यहां लगा रहे, तो इन दोनों के बीच कुछ एंगल है ना। फील कर लो बस इस बात को। भाई तुम लोग गए होंगे शॉपिंग करने के लिए, आप लोग सब शॉपिंग करने गए होंगे, वो बड़ी वाली ट्रॉली ले लेते, मम्मी मम्मी मैं ये वाली ट्रॉली में ये भरूंगा। चलो, तो ट्रॉली को कैसे धक्का देते हो? ऐसे ऐसे कौन ट्रॉली को धक्का देता है? तुम यूं ही तो पकड़ के ट्रॉली को नीचे की तरफ धक्का दे रहे होते, यानी कि ट्रॉली को दे रहे होते भाई यूं धक्का, लेकिन ट्रॉली चल रही होती है आगे, यानी कि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है हमारा थीटा। तो हम इस फोर्स का एक कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और उसको कहते हैं हम एफ कॉस थीटा। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया एफ कॉस थीटा इंटू एस। नारे ना मत समझना, इतना दिमाग नहीं लगाना, सीधा एक फॉर्मूला याद कर लेना एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। बट याद रखना, फोर्स हमेशा आप कंपोनेंट में जब लगा रहे हो, यानी कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो आप कॉस एक्सप्रेशन यहां पर लेते हो, ठीक है। तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? तो अब हमने यहां तीन चीज देख ली। फोर्स पे तो कर ही रहा था, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क, यानी कि फोर्स पर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पर भैया अब यहां पर एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो गाइज कीप इन माइंड, दिमाग के कोने कोने में भर के रखना, थीटा जो होता है ना, ये थीटा एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। सो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच एंगल पर, ठीक है। तो हमारे पास यहां से एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया, एफ एस कॉस थीटा। नाउ यूनिट ऑफ वर्क, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। देखो भैया,
यूनिट निकालनी है तो सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर कॉस थीटा भी तो बताया था, एंगल की कोई यूनिट नहीं होती। चलिए ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चे लोग? यूनिट ऑफ फोर्स तो आप सभी जानते हैं, फोर्स की जो यूनिट है वो होती है न्यूटन, न्यूटन है ना। और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरीके से दूरी कितना मूव हुई है वो बॉडी, तो इसकी यूनिट होती है मीटर। मीटर हमारी इसकी यूनिट होती है। तो अगर हम इसको यहां चिपका दें तो W की जगह W, फोर्स की जगह 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की जगह 1 मीटर। 1 क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी मल्टीप्लाई हो, तो यूनिट बन जाएगी हमारे पास 1 न्यूटन मीटर। और दोस्तों इसी 1 न्यूटन मीटर को बोला जाता है जूल। सो दिस 1 न्यूटन मीटर इज नोन एज जूल। क्लियर? तो 1 न्यूटन का मीटर का मतलब जूल। तो मैं कह सकता हूं SI यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की SI यूनिट क्या होगी? तो वर्क की SI यूनिट होती है जूल। जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। ठीक, SI यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल। जूल। सर इसकी CGS यूनिट भी हमसे पूछी जाती है, तो यस आपसे पूछी जाती है। नोट दोस्तों याद रखेंगे, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की CGS यूनिट होती है डाइन। ठीक है, डायन नहीं डाइन। ठीक है, एंड CGS यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर। सर ये क्या लिख दिया? देखो भैया, जब यूनिट बनाई गई तो एक CGS बनाई गई, एक MKS बनाई गई। MKS में क्या होता है? जब लंबाई को, लेंथ को मीटर में नापो। के मतलब होता है किलोग्राम, ग्राम, किलोग्राम, यानी कि जब मास को किलोग्राम में नापो। टाइम, टाइम को आप सेकंड में नापो। तो बेसिकली ये हमारी यूनिट होती है MKS, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड। और CGS यूनिट होती है जब आप लेंथ को सेंटीमीटर पे नापो, G को ग्राम में नापो, यानी कि मास को ग्राम में नापो, और टाइम को सेकंड में नापो, तो ये हो जाती है हमारी CGS यूनिट। ठीक है, तो भैया CGS यूनिट क्या बन जाएगी? CGS यूनिट बन जाएगी दोस्तों आपके पास वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सर CGS यूनिट होगी फोर्स की डाइन और डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर CGS यूनिट है। अब जैसे 1 न्यूटन मीटर को इन्होंने जूल बोल दिया, वैसे ही 1 डाइन, ये बात याद रखना, 1 डाइन सेंटीमीटर को इन्होंने कहा ये होते हैं अर्क के बराबर। तो जैसे 1 न्यूटन मीटर जूल के बराबर है, 1 डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर है? अर्ग के बराबर है। सिंपल। अच्छा जी सर ठीक है, अब मुझे यहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा? तो लो भैया, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। वो क्वेश्चन था व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, बिटवीन को पूरा लिखना है, ठीक है, ये व्हाट्सएप चैट मत लिखना, जूल एंड अर्ग, या फिर जूल और अर्ग के बीच क्या रिलेशन है, या कई बार ऐसा आ जाता है कि CGS यूनिट में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, देखो इसका आंसर सॉल्यूशन बहुत आसान है। वी नो दैट 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, इतना हम जानते हैं। वी ऑल्सो नो दैट 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 1 डाइन सेंटीमीटर, ये भी हमने देख लिया। अब दोस्तों जरा आंखें खोल कर देखें तो 1 न्यूटन में, सिंस 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन है, और 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को बच्चे लोग हम लिखते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को इधर इधर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू की जगह इक्वल टू, इन दोनों को करो 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2, यहाँ आया डाइन, यहाँ आया सेंटीमीटर। हाँ सर, अब मुझे एक चीज बताओ मेरे बच्चों, क्या इसी को तो जूल बोलते हैं? अरे हाँ, 10 टू द पावर 5 प्लस 2 7, 5 और 2 7, और 9 सेंटीमीटर को क्या बोलते हो? उधर देखो उधर देखो उधर देखो, अर्ग। ले भैया, ये रिलेशन बन गया, और यही रिलेशन तेरे काम का है। इजी है ना? अरे डोंट फेयर भाई, भैया इजी यार, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट पता होने चाहिए।
1 न्यूटन के अंदर होते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के अंदर होता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और 2 7, 5 + 2 7। अरे 100 गुणा 100 करे रे मुन्ना तो क्या बने 1 2 3 4, 10 × 10 करे तो क्या बने रे मुन्ना 100। तो अगर 10 टू द पावर 5 × 100 करे तो क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 ना बने। और इसको लिखने का तरीका होता है ये, क्या यार कैसी बातें कर रहे हैं, सिंपल। तो ये बन गया हमारा इतना डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को बोलते हैं अर्ग। तो ये बात याद रखना, जूल होती है एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। तो दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए नोट लिख देता हूं, प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सा, ये प्रूफ करना आना चाहिए। नोट ये है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। एसआई यूनिट वर्क की जूल है। और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, ठीक है। और एक नोट जो आपको याद रखना है वो ये कि 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। ऐसा क्यों पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लें, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारे पास अब, ठीक है। एक क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो मैं इसका कलर पीले से करते हैं, थोड़ा सा कलर बदलते हैं। A force of 10 Newton displaces a body at a distance of 2 meter at an angle of 60 degree in its own direction. Find the amount of work done. कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल करते वक्त सबसे पहले मैंने बताया था, भैया ने क्या बोला था, भैया ने बोला था भैया फोर्स लिखो, भैया ने बोला था भैया पहले गिवन डेटा लिखो। क्या लिखो, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा लिखने का, द डेटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्या दिया है, फोर्स दिया है F, कितना दिया है 10 न्यूटन दिया है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट दिया है, कितनी दूरी इसको ले जा लेता है, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं सर, ये है 2 मीटर। एंगल दिया हुआ है, एंगल इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या करना है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्क इक्वल्स टू होता है वो FS cos थीटा। लगा दे, चिपका दे रे, बिल्कुल गिवन वैल्यूज को चिपका दे। F की वैल्यू 10 S इंटू cos 60। सर ये cos 60, भैया ये cos 60 याद ना होता, साइन तो कर सकता है, कर लेना साइन, याद नहीं करेगा तो मुझे बता, मैं सिखाऊंगा तरीके। तो WS ही 10 इंटू 2 cos 60 होता है दोस्तों 1/2, 2 ने 2 को मारा, वर्क आया 10। यूनिट क्या होती है, जूल। मैं फिर बताऊंगा, लास्ट में एंड स्टेटमेंट जरूर लिखना और ये यूनिट जरूर लिखना। तो एंड स्टेटमेंट आएगी आपकी, आंसर स्टेटमेंट होगी, द वर्क ऑफ 10 जूल हैज बीन डन। और बड़े प्यारे सुनहरे शब्दों में इसको खत्म कर देना, ठीक। इस तरीके से हलवा सा क्वेश्चन है, बेटे राम यूनिट जरूर लिखना, कसम है तुम्हें, ठीक है, कसम है, यूनिट जरूर लिखना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर अब हमको तुम कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, और नहीं क्या कमेंट ही तो चुड़ैल खा जाएगी नंबर, ठीक। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है 100 न्यूटन का फोर्स है, डिस्प्लेस कर रहा है 5 मीटर में, 30 डिग्री की डायरेक्शन में, एंगल मतलब कितना दे रहा है, 30 डिग्री दे रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो इसका सिंपल आपको क्या कर देना है, आंसर यहां पर निकाल लेना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंपल से ये क्वेश्चन है, सिंपल से ये आंसर है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बेसिकली सारी की सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी तो एरिया अंडर द ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के बारे में समझेंगे, और बात करेंगे हम फिर पावर की भी, और न्यूमेरिकल्स भी थी। अभी क्या बात करेंगे, वर्क डन थ्रू द ग्रेविटी, ग्रेविटी भी क्या वर्क करता है, सारी चीजें। तो छोटी छोटी वीडियोस में सारे टॉपिक कवर करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी आप लोगों का क्विक रिवीजन भी हो जाए, क्विक टॉपिक कवर भी हो जाए, और क्विकली आप लोगों को समझ भी आ जाए। तो अगर वीडियोस अच्छी लगती हो, समझ आती हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, टेक केयर।